वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, क्लास 11 का है, चैप्टर नंबर 8, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आज समझना है कि क्या है। तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय का मतलब क्या है। तो द्वि मीन्स होता है दो और पद मीन्स पद, मतलब इस प्रमेय में हमको दो पदों का विस्तार पढ़ना है। दो पदों का विस्तार कहां तक? n घातों तक, n घातों तक। ठीक है ना। अब ये प्रश्न बनता है कि साहब ये जो n घात रहेगी तो ये n कैसा रहेगा? तो द्विपद प्रमेय धन पूर्णांक के लिए भी है, धन पूर्णांक, इसके बाद ऋण पूर्णांक के लिए भी है, और इसके बाद में आपका अगर ये घात जो है n घात जो है वो भिन्न के रूप में हो, अर्थात फ्रैक्शनल हो। ठीक है ना। तो इन सभी के लिए हमें द्विपद प्रमेय दी गई है, परंतु क्लास 11 के टॉपिक में केवल और केवल हमें द्विपद प्रमेय धन पूर्णांकों के लिए ही पढ़ना है। ना तो हम ऋण पूर्णांक के लिए पढ़ेंगे और ना ही हम भिन्न के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी पढ़ने की, क्यों इसको हमें पढ़ाया गया। ठीक, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि x प्लस वाई दो पद है और इसकी घात में हो गया दो। तो इसका फॉर्मूला हमको दिया गया। फॉर्मूला क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसकी हेल्प से हम इन दो पदों का घात दो तक प्रसार ज्ञात कर लेते हैं, मतलब इनको हम एक्सपेंड कर पाते हैं। ठीक, अब सपोज दैट यहां पर आ गया x प्लस वाई की घात में 3, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम समझ आई। अब यार एक गणितज्ञ थे पास्कल। पास्कल ने कहा चलो भाई दो घात तीन घात तक की बात बन गई, ठीक है ना। अब मान लो चार घात आ जाए तो चलो भाई चार घात वाला भी काम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो x प्लस वाई की पावर में 4 इक्वल टू क्या होगा? देखो, एक कॉमन चीज आप खोज पा रहे हैं क्या, कि सभी पदों में जो चर की घातें होंगी वो इस n के बराबर होगी। जैसे यहां देख लो चर की घात कितनी है? दो, तो ये घात के बराबर है। यहां देखोगे तो x की घात एक, y की घात एक, दोनों की घात दो के बराबर है। लास्ट वाले पद में भी दो के बराबर है। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक पद में जो घात है वो कितने के बराबर रह रही है? दो के बराबर। अब जरा सेकंड वाले में देखिएगा, यहाँ घात कितनी है? तीन। तो पहले वाले पद में भी घात तीन, दूसरे वाले पद में भी दो घात x की एक घात y की, टोटल कितनी घातें बन जाएंगी? तीन घातें बन जाएंगी। ऐसे ही तीसरे पद में देखेंगे तो x की घात एक और y की घात दो, तो यहाँ पर भी घात कितनी बन गई? तीन। ऐसे y की घात यहाँ कितनी दी गई? तीन। तो एक चीज तो क्लियर है कि सभी पदों में जो चरों की घातों का योगफल होगा वो इस घात के n घात के बराबर होगा। ठीक, अब मान लो x प्लस वाई की घात 4 लिखना है, तो ये बात हमें क्लियर है कि, और एक चीज देखो, x की घात घट रही है और y की घात बढ़ रही है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, बस ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, पास्कल ने बड़ा जुगाड़ सेट किया तब जाकर के काम बन पाया। ठीक, तो देखो जरा, x प्लस वाई की घात 4 लिखना हो तो मैं x की घात 4 लिख दूंगा, लेकिन ये वाला जो गुणांक है इसके लिए हमारे पास समस्या है। कुछ गुणांक यहाँ आएगा हमें पता नहीं है। फिर आगे क्या होगा? x की घात 3 होगा इंटू वाई होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? कुछ गुणांक आएगा, x की घात 2, y की घात 2। देखो, x की घातें घट रही हैं और y की घातें बढ़ रही हैं। फिर आगे क्या आएगा?
तो कुछ गुणांक आएगा और x की घात 1 और y क्यूब आएगा, फिर प्लस फिर कुछ गुणांक आएगा, x की घात खत्म हो जाएगी और y की घात 4 हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आगे और मान लीजिए अगर यहीं पर दे दिया x प्लस वाई की पावर में 6, तो हमारे लिए और मुश्किल क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि ये क्या होगा, x की घात घटती जाएगी और y की घात बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखें तो x की घात 6 प्लस यहां कुछ आएगा। अब ये क्या आएगा, यही तो रहस्य है, ये कैसे पता लगेगा कि क्या है। ठीक, फिर x की घात 5 हो जाएगी और यहाँ y, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ गुणांक आएगा, x की घात में 4, y की घात में 2, फिर यहाँ पर कुछ गुणांक आएगा, x की घात में 3, y की घात में 3, फिर प्लस कुछ गुणांक आएगा, x की घात में 2, y की घात में 4, प्लस कुछ गुणांक आएगा, x की घात में 1, y की घात में 5, और फिर प्लस कुछ गुणांक आएगा, y की घात में 6। x का काम खत्म। अब यार देखो, ये तो मामला रह गया, लेकिन अब पास्कल ने सोचा कि यार ये जो खाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कैसे फिल करेंगे। तो पास्कल ने एक त्रिभुज दिया, पास्कल ने एक त्रिभुज दिया, उसको हम पास्कल का त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल का त्रिभुज कहेंगे। पास्कल का त्रिभुज क्या है? ठीक, तो देखो यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, x प्लस वाई की घात 1 करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। क्या आएगा? x प्लस वाई। अब जरा हमारे पास में 3 पद हैं, 3 एक्सपेंशन है जिनके गुणांक भी लिखे हुए हैं ना। तो जरा देखो, पहले मैंने लिखा n बराबर 1 के लिए, यहाँ देखो n की घात 1 है तो x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक भी 1 है। मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 1। ठीक, फिर इसके बाद में n बराबर 2 के लिए, तो जब हम n बराबर 2 के लिए चलते हैं तो यहाँ गुणांक कितना है, 1, फिर यहाँ गुणांक कितना है, 2, फिर गुणांक कितना है, 1। समझ आ रही ना बात? ठीक, इसके बाद अगर n बराबर 3 है तो 3 वाले पे देखो जरा, x का गुणांक 1, फिर इसके बाद दूसरे पद का गुणांक 3, फिर तीसरे पद का गुणांक 3, फिर चौथे पद का गुणांक 1। तो इतना लिखने पर आपको थोड़ा सा आइडिया आया। क्या आइडिया आया? देखो इन दोनों का योगफल बीच की संख्या है, ये देखिए 1 और 1 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 2। फिर इसके बाद यहाँ देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 और 2 कितना होगा, 3। फिर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 2 और 1 3। तो बीच वाली संख्या मिल रही है ना। ऐसे ही अगर हमें n बराबर 4 के लिए लिखना हो तो n बराबर 4 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, 1, फिर 3 में से 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4, फिर 3 में से 3 जोड़ देंगे कितना आएगा, 6, फिर 3 में से 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4, और फिर लास्ट में 1। ठीक, अगर हमें n बराबर 5 के लिए लिखना है तो गुणांक क्या आएगा, 1, 1 और 4 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और फिर आ जाएगा 1। तो देखो जब हमने x प्लस वाई की घात 4 लिया था तो गुणांक क्या रहे, पहले का गुणांक 1, दूसरे का यहाँ 4, तीसरे का 6, चौथे का 4 और पांचवें का 1। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं। समझ आ गई ना मेरी बात? तो गुणांक पता चल गए। ठीक, अब अगर यही n बराबर 6 ले लें, n बराबर क्या ले लें, 6, तो देखिए क्या आएगा, 1, बाद वाले तो 1 1 ही रहते हैं। ठीक, अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15, फिर 5 में से 1 जोड़ेंगे 6। तो जो x प्लस वाई की घात 6 था तो इसके गुणांक हमें मिल गए। क्या क्या मिले गुणांक? तो दूसरे पद का मिला 6, तीसरे पद का 15, फिर चौथे का 20, पांचवें का 15, फिर छठवें का 6, लास्ट वाले का 1।
तो इस तरीके से पास्कल ने जुगाड़ भिड़ा लिया भाई। ठीक, ये जुगाड़ भिड़ाया कि हम इनके गुणांकों को कैसे पता करेंगे, लेकिन ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है ना भाई। मान लीजिए कोई लिखा हुआ x प्लस वाई की घात में 10, तो अब हम 10 तक ये पूरा त्रिभुज बनाएं और तब इसके बाद में उसके गुणांक आएंगे। अब बस यहीं से एंट्री हो जाती है किसकी हो जाएगी भाई, बताओ। पास्कल के बाद एंट्री हो जाती है बाइनोमियल की। किसकी हो जाती है, बाइनोमियल। अब यहां पर बाइनोमियल की जब एंट्री हुई तो बाइनोमियल की एंट्री के बाद क्या हुआ भाई, यहां देखो 1 है, यहां भी 1 है ना। तो इन्होंने किसका सहारा लिया, संचय का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, संचय का। उन्होंने कहा भाई ये पास्कल ने जो दिया है इतना, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, और अगर हमें किसी का प्रसार करना है तो इतना सब ज्ञात करना तो बहुत बड़ा वर्क हो जाएगा। मान लीजिए पावर अगर 20 आ गई तो फिर हमें 20 तक पूरा लिखना होगा, और तब n बराबर 20 के लिए जो गुणांक आएंगे तब हम उनकी बात कर पाएंगे, है ना। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि इसको लिखा, क्या लिखा, जैसे 1 है और यहां पर n इक्वल टू क्या है 1, तो इसको लिख दिया इन्होंने 1c1, फिर बाद वाले को भी लिख दिया 1c1। ठीक, अभी बताऊंगा कैसे। फिर इसके बाद 2 आया तो इन्होंने इसको लिख दिया 2c1। ठीक, सही है ना, नहीं भाई ये गड़बड़ है। 1c0 और फिर 1c1, यहाँ आएगा 2c0, इसको लिख दिया 2c1 और इसको लिख दिया 2c2। ऐसे ही 3 आया तो इन्होंने लिख दिया 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3, 3c3। फिर ऐसे ही n बराबर 4 आया तो 4 आया तो 4 पे चलेगा, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c5, नहीं 4c3 के बाद 4c4। ऐसे ही n बराबर 5 आया तो इन्होंने लिखा 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, 5 सॉरी 0 से चलेगा बेटा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। तो बाइनोमियल ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में ये जो लेंदी प्रोसेस था, इस लेंदी प्रोसेस को उन्होंने बदल दिया। ठीक, अब बदल दिया तो हमारे लिए थोड़ा सा मामला हो गया आसान। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है जरा देखिए। अगर किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताने का कष्ट करें, मैं आपका डाउट दूर करूंगा। ठीक है, देखिए बाइनोमियल ने कहा, जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम थी वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी थी कि x प्लस वाई टू दी पावर में n, और यहां पर ये क्या है, घात जो है ना वो पॉजिटिव इंडेक्स है, पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक, अर्थात धन पूर्णांक, जो n का मान रहेगा वो कैसा रहेगा, धन पूर्णांक रहेगा। ठीक, अब x प्लस वाई टू दी पावर में n, तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, nc0 और x की घात में n, फिर प्लस, अब x की घात घटती जाएगी और y की घात बढ़ती जाएगी, तो nc1 x टू दी पावर में n-1 इंटू वाई। ठीक, फिर इसके बाद प्लस का nc2 x की घात में n-2, वो घट रही है ना, यहाँ -1 था यहाँ -2 हो गया, फिर y की घात में 2। ऐसे ही लास्ट वाला पद आ जाएगा ncn y टू दी पावर में n,
एक्स वाला पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमें बाइनोमियल थ्योरम मिली। ठीक, अब इस बाइनोमियल थ्योरम के अन्य रूप हैं, वो अन्य रूप क्या है? ठीक, अन्य रूप क्या है कि मान लीजिए यहाँ प्लस है, अगर हम यहाँ कर दें x माइनस वाई तो क्या होगा? तो जहां जहां पर आपने y लिखा है वहां वहां क्या लिखेंगे, माइनस वाई लिखेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा n c जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस n c वन एक्स टू दी पावर में n माइनस वन माइनस का y, फिर प्लस n c टू एक्स टू दी पावर में n माइनस टू या माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस आगे क्या आएगा एन सी थ्री एक्स टू दी पावर में n माइनस थ्री और माइनस वाई की घात में कितना आएगा 3, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा एन सी एन माइनस वाई टू दी पावर में n। ठीक, इसको जरा हल करते हैं, तो अगर हल करेंगे तो क्या आएगा एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर में n माइनस टू, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही रहेगा वाई स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस वाई का क्यूब है, तो माइनस वाई का क्यूब क्या आएगा, माइनस का वाई क्यूब आएगा, तो माइनस प्लस माइनस एन सी थ्री एक्स टू दी पावर में n माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस प्लस का यहां से माइनस की पावर में n अर्थात माइनस वन टू दी पावर n को बाहर निकाल लिया, फिर एन सी एन वाई टू दी पावर n। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इस वाले प्रसार में अल्टरनेट माइनस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस वाले प्रसार में अल्टरनेट माइनस है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आएंगे टर्म्स। ठीक है ना? अब इसका एक और रूप है, रूप क्या है बच्चों? तो देखिए, अगर हम यहां कह दें कि भाई x को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, इसको 1 से, इस वाले में रखना है हमको, पहले वाला जो हमारा मुख्य विस्तार है उस पर x बराबर 1 और y को हम रिप्लेस कर दें x से, x को 1 से हटा दीजिए और y को x से हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर में n। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो क्या आएगा, एन सी जीरो, यहाँ x को 1 से हटाना है तो 1 टू दी पावर n, फिर प्लस एन सी वन 1 टू दी पावर में n माइनस वन इंटू वाई को x से हटाना। ठीक, फिर इसके बाद प्लस का एन सी टू 1 टू दी पावर में n माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर में 2। क्या काम करना है, इस वाले फॉर्मूले में x को 1 से हटा देना है और y को x से हटा देना है। ठीक, तो ऐसे ही लास्ट वाला पद आ जाएगा एन सी एन एक्स टू दी पावर में n, तो इसका फाइनल विस्तार क्या आएगा, एन सी जीरो 1 टू दी पावर में समथिंग इक्वल टू कितना होता है 1, फिर प्लस एन सी वन, यहाँ भी a की घात में कुछ भी हो वही आएगा a, तो इनटू में x, फिर प्लस का एन सी टू, यहाँ 1 टू दी पावर में समथिंग 1 रहेगा तो x स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स टू दी पावर में n। तो ये इसका एक दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक, तीसरा रूप क्या होगा, अगर यहीं पर माइनस आ जाए क्या करोगे बच्चों? अब तो आइडिया लग गया होगा ना कि अल्टरनेट माइनस हो जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यही तो होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, एन सी जीरो माइनस का एन सी वन एक्स प्लस का एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एन सी थ्री एक्स क्यूब, फिर प्लस का आएगा, ऐसे ही लास्ट वाले पद में माइनस 1 टू दी पावर n एन सी एन एक्स टू दी पावर में n।
तो ये कुछ अलग अलग रूप थे द्विपद प्रमेय के। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये NC0 NC1 इनको क्या कहेंगे? तो NC0 हो, NC1 हो, NC2 हो, NC3 हो और ऐसे ही NCM हो, तो इनको बोला जाता है द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक, ठीक है ना। उनको बाइनोमियल कॉफिशिएंट बोलते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग भी है। जैसे NC0 को कई बार हम C0 से लिखते हैं, NC1 को हम C1 से लिखते हैं, NC2 को हम C2 से लिखते हैं, ऐसे NC3 को C3 से लिखते हैं और NCN को CN से लिखते हैं, ठीक है ना। इन सभी को क्या कहा जाएगा? द्विपद गुणांक कहा जाएगा, ठीक। तो ये बाइनोमियल थ्योरम थी, ठीक। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक। तो देखिएगा जरा, समझ अगर ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, थोड़ा सा पहले, चूंकि कॉम्बिनेशन मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है NCR, ठीक है ना, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा, n बार क्रम से गुणा, n इंटू में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डैश लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये बात थोड़ा कम क्लियर समझ आएगी, तो मेरी बात सुनिए। जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5, कम करते जाइए 1 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ऐसे ही अगर मान लीजिए 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो इसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज दैट मुझको 5C2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2, n माइनस r है ना, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या आएगा ये? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 का कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, अर्थात 5 दूनी 10। तो 5C2 की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं कल अपलोड करूंगा। धन्यवाद।